Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 30th of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 30 मार्च 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। यह है हम लोगों का आज का सबसे पहला आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बात करता है ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो ये जो ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 है इसको पब्लिश कर दिया गया है किसके द्वारा? GWEC के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है इसके बारे में। तो ये GWEC क्या है? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। तो इसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। नाउ यहाँ पे आप लोग नाम से देख पा रहे होंगे इसका नाम विंड रिपोर्ट है, तो विंड के बारे में बात करेगा कि हम लोगों ने अपने विंड पावर इंडस्ट्री के अंदर कितने अच्छे से वर्क किया है। तो ये रिपोर्ट की हाइलाइट्स हम लोग देखेंगे। इसने बताया साल 2020 में तो जो ग्लोबल विंड पावर इंडस्ट्री है ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हुई है, लेकिन ये इनफ नहीं रहेगा, हम लोगों को और अच्छी तरीके से वर्क करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट ने वार्निंग दी है कि आज के टाइम पर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विंड पावर कैपेसिटी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, 3 गुना ज़्यादा हम लोगों को स्पीड से बढ़ना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग ग्लोबल क्लाइमेट टारगेट्स हो गए या फिर आज के टाइम पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसको टैकल कर पाएंगे। तो हम लोग विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके चीज़ों से यानी इन चीज़ों से निपट सकते हैं, पोल्यूशन से लड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस रिपोर्ट ने ये भी बोला कि साल ब साल अगर हम देखें तो पिछले कुछ टाइम से हम लोग काफ़ी अच्छा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए सफिशेंट नहीं होगा। आने वाले टाइम पे हम लोगों को साल 2050 तक हमने गोल सेट कर रखा है, हम लोग नेट ज़ीरो एमिशन करेंगे, यानी कि पॉल्यूशन बहुत कम होने वाला है, ज़ीरो एमिशन होने वाला है। तो इस चीज़ को देखते हुए आज के टाइम पर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा विंड पावर कैपेसिटी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप कुछ की फाइंडिंग्स देख पाओगे इस रिपोर्ट की, तो वही बात करी गई है यहाँ पर। बोला गया है इस रिपोर्ट में जो टोटल ग्लोबल विंड पावर कैपेसिटी है आज के टाइम पर हमारे पास वो है 743 गीगावाट, लेकिन तब भी इस रिपोर्ट ने वार्निंग दिया, ये बोला कि दुनिया में आज के टाइम पर ज़रूरत है कि हम लोग इंस्टॉल करें मिनिमम 280 गीगावाट। हर साल हम लोग इतनी विंड एनर्जी को, हम लोग आप कह सकते हो नई नई विंड एनर्जी को हर साल जो है इतना इंस्टॉल करें, ताकि जो है अच्छी तरीके से हम लोग चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। जो क्लाइमेट चेंज का आज के टाइम पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है उस चीज़ से हम लोग लड़ पाएंगे। तो गाइज यहाँ पे होता है ये वाला आर्टिकल कंप्लीट। नाउ चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पे आता है आर्टिकल नंबर 2, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन बात करता है 7th एनुअल समिट हुआ है अभी नेट हेल्थ का। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ हैं और जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, यहाँ पे आप देख पाओगे ये इनका इमेज है, इन्होंने अभी एड्रेस किया है 7th एनुअल समिट। और यहाँ पे ये वर्चुअल मोड में हुआ, यानी कोई फिजिकल मोड वगैरह में नहीं हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पे पूरी तरह से ये समिट करवाया गया है। 26 मार्च को ये समिट हुआ है। अब बेसिकली बात यह है इस समिट का मेन फोकस क्या था, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है इंडियन हेल्थ सिस्टम के ऊपर, यानी कोविड एरा में, यानी जब जैसे ही कोविड ख़त्म होता है थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से हम लोग टैकल कर पाते हैं कोविड से, तो उसके बाद हमें किस तरीके से अपना जो हेल्थ सिस्टम है उसको एक्सपेंड करना है, उस चीज़ के ऊपर ये समिट हुआ है। हाइलाइट्स देख पाओगे इस समिट की। बात करता है कि जो ये समिट है आप कह सकते हो इसने ज़्यादातर फोकस किया है किस चीज़ के ऊपर, कि जो सरकार है आज के टाइम पर उसको फुलफ़िल करने हैं जो गोल हैं, यानी हेल्थ के लिए सबसे पहली बात हम लोगों ने डिसाइड किया है कि सभी लोगों का जो हेल्थ है, जैसे हमारी कंट्री इंडिया हो गया तो इंडिया में हम सभी लोगों की हेल्थ का ध्यान रख सकें, तो उस चीज़ के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है। और जो हेल्थ फॉर ऑल है ये एक टॉप प्रायोरिटी है आज के टाइम पर सरकार की, यानी कि सभी लोगों की हेल्थ के ऊपर फोकस दिया जाए। और जो प्राइमरी विजन है इस पॉलिसी फ्रेमवर्क का वो ये है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर हम हेल्थ के ऊपर फोकस करें, चाहे वो हर एक एज ग्रुप्स के हों, यानी एज कोई भी ग्रुप हो, यानी किसी भी एज के हों, सभी के ऊपर हम लोग को आज के टाइम पर फोकस करना है और प्रोवाइड करना है एक यूनिवर्सल एक्सेस गुड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी काफ़ी
मतलब अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने की बातचीत करी गई है इस समिट के अंदर। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने लॉन्च भी किया है, आपको मालूम होगा, आयुष्मान भारत प्रोग्राम, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एक प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस दी जाए बिल्कुल फ्री में सभी लोगों को, जिससे कि लोगों की ज़िंदगी को बचाया जा सके, प्लस उनकी हेल्थ को आप कह सकते हो उनके ऊपर ध्यान रखा जा सके। ये कुछ नहीं है, ये पहले का एक स्लाइड लगा रह गया, तो यहाँ पर आप उसको स्किप कर सकते हो। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो जहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, जो अभी हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं उसी से रिगार्डिंग है। तो हम लोग हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो अभी आप लोग को मालूम है हाल ही में यूनियन बजट पेश किया गया था। तो बजट 2021-20 के 21-22 के अंदर कितना यहाँ पर एलोकेशन किया गया, यानी कितना फंड दिया गया है हेल्थ के लिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए फाइनेंशियल एलोकेशन किया गया है 2,23,846 करोड़ का, यानी 2,23,846 करोड़ रुपए यहाँ पर 2021-22 के लिए यहाँ एलोकेट करे गए हैं, यानी हेल्थ सेक्टर पर इतना पैसा लगाया जाएगा। और अगर हम पिछले साल से बात करें तो पिछले साल पे काफ़ी कम पैसा लगाया गया था, और पिछले साल के मुताबिक हम लोग 137% से आगे चल रहे हैं, यानी कि हमने ग्रो किया है, हम लोग ज़्यादा एक्सपेंड करने वाले हैं, ज़्यादा जो है खर्चा करने वाले हैं हेल्थ सेक्टर के ऊपर। ओके, आते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बात करता है इसरो रिवाइज्ड शेड्यूल के बारे में। तो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उस सैटेलाइट को लॉन्च नहीं किया गया। अब उसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। तो हम डिस्कस करेंगे कौन सी सैटेलाइट है, क्या फ़ायदे हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस आर्टिकल के अंदर। सबसे पहले तो ये जो स्पेसक्राफ्ट है, इसको शेड्यूल किया गया था 28 मार्च को, यानी 28 मार्च को इसको लॉन्च करने वाले थे, लेकिन कुछ माइनर इश्यूज आ गए थे, जिसकी वजह से इसको पोस्टपोन करके 18 अप्रैल कर दिया है। यानी 18 अप्रैल को हम लोग इस सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले हैं। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च करा जाएगा। ओके, कौन सी सैटेलाइट है? ये सैटेलाइट है GSAT-1। ओके, कौन सी है? GSAT-1 सैटेलाइट है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अब इसकी डेट बढ़ा दी गई है कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? श्रीहरिकोटा से। वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, यानी आंध्र प्रदेश की लोकेशन ये है। और जो एक छोटा सा रेड डॉट आप देख पा रहे हो यहाँ पर, यह है श्रीहरिकोटा। यहाँ से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। नाउ GSAT के बारे में पढ़ते हैं। GSAT एक इंडियन इमेजिंग सैटेलाइट है, आप कह सकते हो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए खासकर यहाँ पे बनाई गई है। लेकिन अगर हम बात करें, मैं भी आपको समझाऊंगा आगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, जो GSAT है ये इमेजिंग सैटेलाइट है, आपको ये हाई रिजोल्यूशन की इमेजेस प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, आपको मतलब खूब अच्छी क्वालिटी की इमेजेस वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएंगी सैटेलाइट के थ्रू, जिससे आप क्वालिटी इमेज को ले सकते हो। साथ ही साथ ये जो आप कह सकते हो सैटेलाइट है, इसमें एक मल्टी स्पेक्ट्रल मल्टी रिजोल्यूशन इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन आप इमेजेस प्रोवाइड करवाएगा। अर्थ को आप कह सकते हो ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे आपको इमेजेस वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर इसको प्लेस करा जाएगा, यानी जो GSAT व्हीकल है, अब सॉरी GSAT सैटेलाइट है, इसको कहाँ पर प्लेस करा जाएगा? ये प्लेस करा जाएगा जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट की वजह। और ये किसके थ्रू यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा? वो है GSLV F10 के थ्रू यहाँ पे इसको लॉन्च किया जाएगा। नाउ मतलब ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट कौन सा ऑर्बिट है? मतलब ये ऑर्बिट, यानी आप देख पाओगे ये अर्थ हो गया, और अर्थ में इस तरीके का जो ये ऑर्बिट है, ये है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। तो यहाँ पर इस तरीके से सैटेलाइट जो है चलेगी हमारी। ठीक है, अब यहाँ पर जियो सिंक्रोनस के साथ और भी ऑर्बिट्स होते हैं। वो कौन सा होता है? एक होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो हमने देखा था अभी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी अर्थ हो गया ये, और यहाँ पर नाउ आप देख पाओगे अर्थ के इस तरीके से अगर घूमेगी तो वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया। ये वाला जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हो गया, और इसके ऐसा वाला, ठीक है, ये वाला कौन सा हो गया? ये हो गया पोलर ऑर्बिट। तो ये जो सैटेलाइट है वो हमारी जियो सिंक्रोनस थोड़ा सा इंक्लाइंड वाली होगी, इस तरीके से जो है यहाँ पर ये मूव करने वाली है ये सैटेलाइट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अभी यहाँ पे लॉन्च होगा तो इसके बारे में और ज़्यादा न्यूज़ आएगी, तो हम इसके बारे में कवर करेंगे। नाउ ये जो सैटेलाइट है, इसकी वज़न है इसके अंदर 2268 kgs का यहाँ पर इसके अंदर वेट है। और आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, ये रियल टाइम ऑब्जर्वेशन देने वाला है, आपको इमेजेस वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएगी, आप ऑब्जर्व कर पाओगे, यानी चीज़ों पे क्या क्या चल रहा है उस एरिया में।
कौन से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताना। आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स की ढेर सारी आपको इमेजेस वगैरह प्रोवाइड करवाएगा, बहुत ही हाई क्वालिटी की इमेजेस वगैरह प्रोवाइड करवाएगा। जैसे अभी आप लोग जो है लोकेशन वगैरह देख पाते हो अच्छे से सभी जगह की, वो कौन से आप कैसे देख पाते हो, वो सब हम सैटेलाइट की इमेजेस तो यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर और ज़्यादा क्वालिटी हमारे पास बढ़ने वाली है। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल नंबर 4 बात करता है यूएस ने इनवाइट किए हैं 40 वर्ल्ड लीडर्स को। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हैं जो बाइडन, उन्होंने 40 वर्ल्ड लीडर्स को इनवाइट किया है, जिसमें से हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी हैं। और यहाँ पर आपको याद रखना है ये जो यूएस है ये होस्ट करेगा एक वर्चुअल समिट ऑन क्लाइमेट, कब, अप्रैल 2021 में। यानी आने वाले टाइम पे एक वर्चुअल समिट होने वाला है क्लाइमेट को लेकर अप्रैल 2021 में, और इसको ऑर्गेनाइज एक तरीके से आप कह सकते हो होस्ट कर रहा है वो है यूएस। और किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा, वो है क्लाइमेट एक्शन को लेकर, यानी पोल्यूशन वगैरह और जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने की बात करी जाएगी इस समिट के अंदर। तो जो बाइडन है ये 2 दिन का क्लाइमेट समिट रखने वाले हैं वर्ल्ड लीडर्स के साथ। कब, जब होगा हमारा अर्थ डे, कब है 22 अप्रैल 2021 में अर्थ डे मनाया जाएगा। उस दिन हम लोग यहाँ पर क्लाइमेट समिट को भी देखने वाले हैं। इस समिट के अंदर प्रेसिडेंट ने, आप कह सकते हो जो यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने गोल ये रखा है कि जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करा जाएगा बाय 2030 तक, यानी 2030 तक जो कार्बन एमिशन है यानी जो पोल्यूशन है उसको पूरी तरह से कम करा जाएगा, पूरी तरह से कम करने की कोशिश रहेगी। नाउ अगर हम बात करें इस समिट के अंदर भारत के अलावा चाइना, रशिया भी देखने को मिलेंगे आप लोगों को, ये दोनों भी जाने वाले हैं। और साथ ही साथ अभी आप लोगों को ये भी याद रखना है ये जो समिट है ये एक माइलस्टोन है होने वाला है, किस चीज़ को लेकर, नवंबर 2021 में, यानी इस साल आने वाले नवंबर 2021 के अंदर एक और समिट होगा। कौन सा, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होने वाली है ग्लासगो के अंदर। तो याद रखना उसके प्रति भी यहाँ पर ये समिट होगी। मतलब ये जो समिट अब की बार ये 22 अप्रैल को जो होगी अभी आने वाली जो है, इसका एक फोकस रहने वाला है और इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा जो नवंबर में समिट है उसके ऊपर। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे स्मॉल नंबर ऑफ बिजनेस और लीडर्स हो गए, इन सब यही सब भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस समिट के अंदर। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इस समिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया क्लाइमेट एक्शन को लेकर बातचीत करी गई है। सबसे पहली बात जो ग्लोबल टेम्परेचर है आज के टाइम पर आप ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगी, यानी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसको कंट्रोल करेंगे हम लोग, उसको लिमिट में करेंगे। ऑब्वियस ही बात है पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व होती भी आ जाएंगी। साथ ही साथ जो गुड पेइंग जॉब्स है उसको क्रिएट करा जाएगा। और जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, उनकी हेल्प करी जाएगी। इनोवेटिव नई नई टेक्नोलॉजीज़ लेकर आई जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर इस तरह की चीज़ें करने वाले हैं बेसिकली, यहाँ पर इस समिट का ऑब्जेक्टिव है। और मैंने आपको बता ही दिया है साल 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम लोग कार्बन एमिशन ज़ीरो करने वाले हैं, यानी पोल्यूशन वगैरह बहुत ही कम करने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बात करता है अफ्रीकन एलिफेंट्स के बारे में। तो एक रेड लिस्ट है किसके द्वारा, IUCN के द्वारा। तो IUCN की फुल फॉर्म याद रखना, ये काफ़ी न्यूज़ के अंदर रहता है। इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक बॉडी है जो कि बताती है कि हाँ भाई ये वाला एनिमल खतरे में आ चुका है, अब इसको बचाना है, ठीक है, ये एनिमल आने वाले टाइम पे ख़त्म होने वाला है। तो ये सब यहाँ पर IUCN एक लिस्ट बना के चलती है, उस लिस्ट के अंदर इन एनिमल्स को डालती है। आगे मैं बताऊँगा इसके बारे में। तो IUCN की जो रेड लिस्ट है, इन्होंने रेड लिस्ट के अंदर एक आप कह सकते हो अफ्रीकन एलिफेंट्स को डाल दिया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अफ्रीकन एलिफेंट आज के टाइम पर ये काफ़ी खतरे में पहुंच चुके हैं और आप कह सकते हो ख़त्म होने वाले हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर इनको रेड लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है। तो IUCN ने यहाँ पर 2 स्पीशी यानी 2 प्रजातियों को डाला है एलिफेंट की, अफ्रीका के अंदर जो पाई जाती हैं, क्योंकि वो उनकी जान को काफ़ी खतरा है। तो आप कह सकते हो सबसे पहले जो सवाना एलिफेंट है, इनका नाम है सवाना एलिफेंट, ये इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया था। लेकिन उसके बाद आप देख पाओगे लाइटर फॉरेस्ट एलिफेंट जो हैं उनको क्रिटिकल एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला गया था। नाउ ये तो एडिशनल हैं, ठीक है, ये तो बाकी अलग से डाले गए हैं। और बाकी जो 2 एलिफेंट से 2 प्रजातियां हैं वो भी यहाँ पर इस कैटेगरी के अंदर डाल दी गई हैं। ओके, मतलब कि काफ़ी हद तक एलिफेंट्स हैं जिनकी जान को खतरा, उनकी प्रजातियाँ ख़त्म भी हो रही हैं। नाउ आप देख पाओगे जो IUCN है ये 2-4 अपनी लिस्ट मेंटेन करके चलता है, जैसे कि एक होती है रेड लिस्ट, दूसरी कोलैप्स्ड, तीसरा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर एंडेंजर्ड, यानी कि ये तो आप कह सकते हो कोलैप्सिंग वाली ये सारी लिस्ट है। यानी कि इस लिस्ट के अंदर किसी एनिमल्स को डाल दिया जाएगा, उसका मतलब उनकी जान को खतरा है, मतलब एक तरीके से जान को खतरा नहीं है, वो एनिमल खत्म होने वाले हैं धीरे धीरे।
और यहाँ पर मतलब पोचिंग वगैरह हो रही है या फिर किसी वजह से वो प्रजातियाँ ख़त्म होने वाली हैं, तो उनके प्रति हम लोग को उनको बचाना पड़ेगा। ठीक है, उनको बचाने का काम करना पड़ेगा। वो सारा इंडिकेशन देता है IUCN। तो IUCN की रेड लिस्ट के अंदर अभी 2 अफ्रीकन एलिफेंट्स को डाला गया है, तो आपको यहाँ पर ये छोटी सी बात याद रखनी है। नाउ यहाँ पे अगर हम सवाना एलिफेंट्स की पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो आप देख पाओगे ये लगातार डिक्रीज होती हुई आ रही है। पिछले 50 साल से देखें तो पिछले 50 सालों में काफ़ी हद तक ये पॉपुलेशन गिर चुकी है। ये जो इनकी प्रजातियाँ ये ख़त्म हो चुकी हैं। और जो नंबर ऑफ़ फॉरेस्ट एलिफेंट्स हैं ये देखने को मिलते हैं सेंट्रल अफ्रीका में, ये भी काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हुए हैं पिछले 31 सालों के अंदर। मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पर बातचीत ये करी जा रही है कि जो एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है वो काफ़ी हद तक कम हुई है। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, बात करता है वर्ल्ड थिएटर डे के बारे में। तो 27 मार्च को बनाया जाता है वर्ल्ड थिएटर डे। आई होप आप लोगों को ये मालूम भी होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले इस डे के बारे में। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो ITI सेंटर हैं और इंटरनेशनल थिएटर कम्युनिटी हैं, इन्होंने मनाया वर्ल्ड थिएटर डे, और ये मनाया जाता है हर साल 27 मार्च को। ध्यान रखना क्यों मनाते हैं, ताकि हम लोग एक जागरूकता फैला सकें इस एंटरटेनमेंट की तरफ या फिर ये जो थिएटर हैं इनकी तरफ। कैसे किस तरीके से देख पाओगे, बहुत टाइम पहले से ही हम लोग ग्रीक के टाइम से जो थिएटर आर्ट पॉपुलर है बहुत ही ज़्यादा। इसमें जो है लाइव परफॉर्मर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेस होती हैं, ये सब परफॉर्म करते हैं, एंटरटेन करते हैं। तो इन चीज़ों की जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग इस डे को मनाते हैं। ये जो वर्ल्ड थिएटर डे है ये आप कह सकते हो सिग्निफाई करता है इम्पोर्टेंस ऑफ थिएटर आर्ट्स, यानी कि आज के टाइम पर भी काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, इंपॉर्टेंस है इस थिएटर की, तो उस चीज़ को रिकग्नाइज़ करता है। साथ ही साथ हाईलाइट करता है कि किस तरीके से ये जो एंटरटेनमेंट है इससे लोगों की लाइफ में बदलाव आता है। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में भी ये डे बताता है। अगर इस डे का इतिहास देखें तो जो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है इसने स्टार्ट करा था वर्ल्ड थिएटर डे को ऑब्जर्व करना 1961 से, यानी 1961 से हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैसेज जो है इस डे के लिए सबसे पहली बार लिखा गया था जीन कॉकट्यू के द्वारा 1962 के अंदर। साल 1962 में जीन कॉकट्यू के द्वारा पहला मैसेज लिखा गया था वर्ल्ड थिएटर डे के बारे में 1962 में। और ITI यानी कि इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आप देख पाओगे इनके 85 से भी ज़्यादा सेंटर्स हैं, 85 से भी ज़्यादा सेंटर हैं पूरे दुनिया के अंदर, यानी थिएटर सेंटर्स हैं। जिससे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये लोग इंकरेज करते हैं स्कूल कॉलेज थिएटर प्रोफेशनल्स को, जिससे कि वो लोग सेलिब्रेट करें। ये डे को सेलिब्रेट कैसा करा जाता है, ये जो 84-85 ITI सेंटर्स हैं पूरे दुनिया के अंदर आप देख पाओगे ये लोग सेलिब्रेट करते हैं थिएटर ऑफ प्रोफेशनल्स के द्वारा। जो थिएटर्स हो गए, लवर्स, अकेडमिक्स, इन सभी के द्वारा जो है पूरी तरह से परफॉर्मेंस वगैरह कर के आराम से जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है इस थिएटर डे को। नाउ आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे सिर्फ एक टर्म बताना चाहता था, उसकी वजह से मैंने आर्टिकल यहाँ पे लगाया हुआ है। बात करता है शाहीन 1A के बारे में। तो शाहीन 1A पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल है जो सक्सेसफुली टेस्ट हो चुकी है। ये इंटरनेशनल करंट अफेयर हो जाएगा आपके लिए। तो ये 26 मार्च 2021 में ये मिसाइल कंप्लीटली टेस्ट कर दी गई है, सक्सेसफुली टेस्ट हो चुकी है। 900 किलोमीटर्स की रेंज की ये मिसाइल है। ये सब चीज़ छोड़ो, यहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ा है वो कि है बैलिस्टिक मिसाइल। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस टर्म की वजह से मैंने आर्टिकल लगाया है। बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती हैं, जो कि इस तरीके से यहाँ पर चलती हैं। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ क्या होता है, ऐसा होता है बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ, यहाँ से छोड़ा यहाँ पे जाके गिरेगा। ठीक है, इस तरीके से पाथ होता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल यहाँ पर आपके लिए इंटरनेशनल करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर पूछा जाता है कि हाँ शाहीन 1A मिसाइल जो है किसके द्वारा भी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट करी गई है, वो है पाकिस्तान। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल्स कौन सी होती हैं फिलहाल ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो DRDO है वो इस तरीके के आप कह सकते हो डेवलपमेंट्स करते रहते हैं, हम लोग हमारे लिए आर्म्स बनते रहते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है बैलिस्टिक मिसाइल। आई होप बैलिस्टिक का कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर ये मालूम चल गया होगा। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने डेली करंट अफेयर के वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।